Welcome back, my dear students. Hope you enjoyed your vacations and you all are healthy and safe at home. Now, as you know, कि हमारा जो स्कूल है वो रीओपन नहीं हो पा रहे हैं इस बीमारी की वजह से। तो हमारा यूट्यूब पर ही जो हमारा तरीका है फ़िलहाल वो चलेगा जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए जो मेरा अगला टॉपिक है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है हाफ ईयरली के लिए, तो उसको मैं स्टार्ट करूँगी। शब्द विचार हिंदी 1 का ये चैप्टर आपका रह गया था, तो मुझे ये कराना है आपको। इसको आप फ़िलहाल हाफ ईयरली में ही लिखोगे इस पार्ट को, क्योंकि यूटी 1 में हम इसका आकलन नहीं कर सकते थे। बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट आपका, तो इसलिए मैंने इसको हाफ ईयरली में रखा है। तो आशा है आप सभी ने अपनी कॉपी किताबें जो हैं ले ली होंगी। नहीं ली हैं तो कोशिश कीजिए ले लें आप, क्योंकि हाफ ईयरली में जो है आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा और शायद हो सकता है आपके स्कूल्स शायद खुल जाएं। उम्मीद तो यही है कि एग्ज़ाम से पहले आपके खुल जाएंगे स्कूल्स। तो इस पार्ट को मैं स्टार्ट करूँगी। शब्द विचार हिंदी 1 में है ये पार्ट, आप सभी को पता है। शब्द विचार यानी शब्द का विचार। इससे पहले आपने एक पाठ किया होगा वर्ण विचार। अच्छा, कोई भी भाषा है उसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? वर्णों से। तो छुट्टियों से पहले आपने किया होगा वर्ण विचार, जिसमें आपको वर्णों के बारे में यानी अक्षरों के बारे में समझाया होगा आपके टीचर ने। उसके बाद आप किसी भी भाषा के अंदर देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? उसके अक्षर। अक्षर के बाद हम बात करते हैं शब्द, क्योंकि अक्षरों को मिलाकर ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं। और शब्दों के निर्माण के बाद हम बात करते हैं वाक्यों की, क्योंकि शब्दों को आप जोड़कर ही एक वाक्य बनाना सीखते हो। और वाक्य के बाद आप फिर कोई एक पैराग्राफ लिखते हो, पैराग्राफ के बाद निबंध लिखते हो, कोई लेख लिखते हो। तो वो सारा आपका बढ़ता जाता है समय के अनुसार। तो ये जो आपका पाठ है इसमें आपको शब्दों के बारे में पढ़ना है कि जो इस भाषा के अंदर जो आपने शब्द पढ़े, वो जो शब्द हैं आपके वो कैसे बने हैं, यानी उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका निर्माण कैसे किया गया है। देखिए, जैसे एक घर को बनाने के लिए एक नींव का होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार एक भाषा में उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। और उसकी नींव क्या है किसी भी भाषा की? उसकी वर्णमाला। उस वर्णमाला में उसके अक्षर, उसके शब्द, वो इतने मजबूत होने चाहिए जिससे वो जो भाषा है उसकी मजबूती बन सके। तो ये जो पाठ है इसमें मैं शब्दों के बारे में, यानी जितनी भी हम बातें करेंगे वो सब शब्दों के बारे में ही होगी। तो शब्द क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द कहते किसे हैं। तो शब्द क्या है आप सभी जानते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर जब आप एक सार्थक रचना करते हैं वो क्या है? आपके शब्द। अच्छा, इन्हीं शब्दों को जब आप एक वाक्य में प्रयोग करते हो तब उन्हें क्या कहते हो? पद। यानी शब्द अगर आपने बोला, मान लीजिए आपने बोला हाथ, तो हाथ अगर अकेला आपने बोला तो वो आपका शब्द है। लेकिन अगर आपने बोला कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, यानी आपने उस हाथ शब्द को एक वाक्य में पिरो दिया, तो वो आपका पद कहलाएगा। तो दोनों में फ़र्क आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी दोनों में अंतर है। शब्द यानी जब अकेला कोई शब्द है, और वही शब्द अगर किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब आप उसको क्या बोलते हो? पद बोलते हो। वो क्या कहलाता है? पद। तो शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है हिंदी भाषा में, अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द हैं हिंदी के अंदर। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो पहले कि हिंदी जो है आपकी किससे बनी है? संस्कृत भाषा के बाद ही उसका निर्माण हुआ है। तो सबसे पुरानी जो हमारी संस्कृति में जो भाषा जिसका चलन था वो क्या है? संस्कृत भाषा है वो। उसी से बाद में और दूसरी भाषाओं का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है, यानी शब्दों को जो
चार आधारों पर अलग अलग बांटा गया कि चार तरीके से शब्दों का निर्माण हुआ है। उनमें सबसे पहला जो आधार है वो क्या है? स्रोत के आधार पर। स्रोत होता है उत्पत्ति यानी उद्भव यानी आरंभ, किसी चीज का जन्म होना। तो स्रोत के आधार पर सबसे पहले शब्दों का निर्माण किया गया। उसके बाद दूसरा आधार माना गया रचना के आधार पर। रचना मतलब किसी चीज का रचना करना, उसका निर्माण करना। तीसरा जो आधार माना गया शब्दों का वो माना गया प्रयोग। प्रयोग यानी उसको इस्तेमाल करने का तरीका। इस्तेमाल करने के तरीके से हमने शब्दों को अलग बांट दिया, है ना। उसके बाद रचना क्या थी? उसकी बनावट के आधार पर हमने शब्दों को अलग कर दिया। स्रोत क्या था? उसका उद्भव, कहाँ से आया शब्द, उसके आधार पर हमने उसको बांट दिया। और जो चौथा आधार है, फोर्थ, वो आपका है अर्थ, यानी शब्द के अर्थ के आधार पर हमने उसको अलग अलग श्रेणी में रख दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पहले दो जो आधार हैं, स्रोत के आधार पर और रचना के आधार पर, उसके बारे में मैं समझाऊंगी इस वीडियो में। उसके बाद तो स्रोत के आधार पर यानी उसकी उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द का निर्माण जो हमने किया उससे पहले उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। तो इसमें 5 भेद हैं इसके अंदर, यानी उसकी उत्पत्ति के 5 भेद हैं कि कहाँ कहाँ से उसका जन्म हुआ शब्द का, किस तरीके से। तो सबसे पहले है तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव साथ में ही समझाऊंगी आपको, क्योंकि लगभग एक साथ ही समझोगे तो बहुत इजीली आपको उसको समझ आ जाएगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा है उस भाषा के शब्द को हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया, वो हो गया आपका तत्सम शब्द। सीधी सी बात है, बहुत सरल तरीके से समझोगे आप, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं, उनको हमने हिंदी में प्रयोग किया। जैसे आप बोलते हो गृह बोल दिया आपने, अग्नि बोल दिया आपने, है ना, कर्ण बोल दिया आपने, हस्त बोल दिया आपने, गज बोल दिया आपने। संस्कृत आप पढ़ोगे 6th क्लास में तो आपको और अच्छे से समझ आएंगे कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और हम इन्हें हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, है ना, हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग किया जाता है, वो हैं आपके तत्सम शब्द। तो ये आपके तत्सम शब्द हैं जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के आपने उनका प्रयोग किया, यानी उनको बदलोगे नहीं, उसी तरीके से जिस तरीके से संस्कृत में आप उसका प्रयोग करते हो वैसे ही तरीके से आपने उसको हिंदी में प्रयोग कर लिया। उसके ऑपोजिट तद्भव। तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो किसी कारण से वो बदल गए और हिंदी में हमने उसका प्रयोग किया, हिंदी भाषा में हमने उसका प्रयोग किया। कारण कुछ भी हो सकता है, स्थानीय बोलियां हैं, हमारी अपनी अपनी बोलने के तरीके हैं, सबका उच्चारण अलग अलग है। तो ये बहुत से कारण हैं जिनके कारण जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, उनमें थोड़ा बदलाव कर दिया और इसी वजह से उसका जो रूप है वो बदल गया। तो संस्कृत भाषा के वो शब्द जो किसी कारण से बदल गए, उनमें बदलाव हो गया, वो शब्द क्या कहलाए? तद्भव शब्द। देखिए दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, सीधी सी बात है, और हमने उनमें कोई बदलाव नहीं किया, हमने एज इट इज़ उनको हिंदी में प्रयोग किया। जैसे मैंने आपको बहुत से शब्द बताए हैं ना, गृह शब्द है, उसके बाद मैंने बोला कर्म हो गया, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं हम? काम बोल देते हैं, और संस्कृत में बोलते हैं कर्म। तो कर्म आपका तत्सम शब्द हो गया, लेकिन काम जो शब्द है वो क्या हो गया आपका? तद्भव शब्द हो गया, क्योंकि हमने उसको बदल दिया। उसके बाद हमने बोल दिया हृदय। हृदय शब्द आपका क्या है? तत्सम, लेकिन अगर उसी को हम बोल देते हैं दिल, तो दिल शब्द आपका उसका बदला रूप हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप संस्कृत भाषा का शब्द अगर बदल रहे हो तो वो तद्भव, लेकिन अगर आपने नहीं बदला, उसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया, तो वो तत्सम। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आपकी किताब में उसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, आप देख सकते हो। जैसे आपने बोला सूर्य और
सूर्य आपका तत्सम शब्द हो गया, लेकिन हम उसे बदल कर इस्तेमाल करते हैं हिंदी में सूरज। तो ये छोटे छोटे से आपको देखने हैं, ये परिवर्तन जो हुए कैसे हुए वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगले जो दो हैं, दो भेद, उसमें है देशज और विदेशी। देशज आपको उस शब्द से समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या है। देशज यानी जो अपने ही देश के शब्द हैं, यानी हमारे ही देश से उनका जन्म हुआ, वो हो गए देशज शब्द। आपका देश बहुत बड़ा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलियां, भाषाएं, उपभाषाएं बोली जाती हैं, और उन्हीं उपभाषाओं में से, बोलियों में से हिंदी भाषा में हमने किसी शब्द को अगर जगह दे दी तो वो हो गए आपके देशज शब्द। लेकिन विदेशी शब्द किसको बोलोगे आप? जो भारत से बाहर की भाषाओं से लिए गए हैं, यानी वो भाषाएं जो भारत की नहीं है, भारत से बाहर की है, वो आपके विदेशी शब्द हो गए। जैसे अंग्रेजी भाषा, बहुत सारे शब्द आपके अंग्रेजी भाषा के हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा अरबी है, फारसी है, उर्दू है, पुर्तगाली है, तुर्की है ना। ये बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके ज़्यादातर शब्द हिंदी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपकी किताब के अंदर उसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, तो आप वहाँ से एक बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा उसका आइडिया हो जाएगा कि कौन सा शब्द देशज है या विदेशी शब्द है। तो देशज जो हमारे देश में उत्पन्न हुए, और विदेशी जो हमारे देश से बाहर की भाषाएं जो हैं, हमारे देश में जो भाषाएं नहीं बोली जाती, उन भाषाओं से लिए गए हैं हिंदी भाषा के अंदर। जैसे मैंने बोला कॉपी, तो कॉपी तो विदेशी शब्द आप देखोगे तो इंग्लिश के आपको बहुत इजीली समझ आ जाते हैं। आपने बोला कॉपी, आपने बोला स्टेशन, आपने बोला टिकट, ये सारे शब्द आपके जो हैं वो अंग्रेजी भाषा के हैं। और कॉफ़ी आपने बोला मान लीजिए, तो ये आपके विदेशी शब्द हो गए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आखिरी भेद जो है स्रोत के आधार पे, वो है संकर शब्द, है ना। ये इसमें क्या है, इसमें आपको जो शब्द बना है वो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है ना। यानी दो शब्द हैं, उन दोनों को आपने मिलाया और एक नया शब्द बना दिया, लेकिन जो दोनों शब्द आपने मिलाए हैं वो अलग अलग भाषाओं के शब्द होंगे। यानी एक अगर हिंदी भाषा का शब्द है तो दूसरा अंग्रेजी भाषा का हो सकता है, या एक अंग्रेजी का है तो दूसरा हिंदी का हो सकता है, या संस्कृत का हो सकता है, या अरबी का हो सकता है ना, या एक संस्कृत का हो सकता है, एक हिंदी का हो सकता है। तो आपको क्या देखना है कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होने चाहिए, और उन दोनों को मिलाकर एक सार्थक शब्द जब बनता है तो वो आपका हो गया संकर शब्द। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जिनमें से मैं आपको एक दो बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बोला टिकट घर। टिकट घर जब आपने बोला तो हम टिकट जो शब्द है वो इंग्लिश का हो गया, और जो घर शब्द है वो हिंदी का हो गया। उसी प्रकार अगर मैं बोलती हूँ जांच करता, तो जांच जो शब्द है वो हिंदी का हो गया, करता हो गया संस्कृत का शब्द। उसके बाद बोलती हूँ अगर मैं ऑपरेशन कक्ष, तो ऑपरेशन इंग्लिश का हो गया और कक्ष आपका संस्कृत का शब्द हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलाकर बनते हैं, और दो अलग अलग भाषाओं से अगर मिलकर बन रहे हैं और एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं तो वो आपके संकर शब्द के अंदर आएंगे। तो ये था आपका स्रोत के आधार पर शब्दों का उत्पन्न या उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद दूसरा आधार मैंने जो आपको समझाया था वो है रचना के आधार पर। रचना यानी निर्माण। तो इसमें क्या है, इसमें तीन भेद आपके दिए गए हैं। सबसे पहले है रूढ़, फिर है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। अच्छा, योग रूढ़ जो है वो यौगिक और रूढ़ को मिलाकर तीसरा बना दिया योग रूढ़। ओके, तो रूढ़ शब्द पे बात करेंगे अगर हम पहले से, तो रूढ़ शब्द क्या है? वो शब्द है रूढ़ शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं भाषा के अंदर और अपना कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी किसी भी शब्द को आप जब बोलो और उसका प्रयोग करते करते वो किसी खास अर्थ के लिए ही प्रयोग किए जाएं, वो आपके हो गए रूढ़ शब्द। सरल भाषा में बोलूं तो ऐसे शब्दों को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट कर नहीं
पढ़ सकते या उनको नहीं प्रयोग कर सकते। उसी का ऑपोजिट है यौगिक। यौगिक क्या है? दो सार्थक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया। इसमें आपको अलग अलग भाषाएं नहीं देखनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो दो शब्दों को आप मिला रहे हो उनका अर्थ निकलना चाहिए, है ना, वो होता है यौगिक। और रूढ़ क्या होता है कि इसमें आप किसी दो शब्दों को, सार्थक शब्दों को मिलाकर नहीं बनाते हो, इसमें आपका एक शब्द होता है और वो अपने किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी आप उसे किसी और अर्थ के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, आप उसके सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। और यौगिक के आप टुकड़े कर सकते हो और दोनों जो टुकड़े करके जो शब्द आएंगे आपके, वो दोनों सार्थक शब्द होंगे। सार्थक यानी जिनका अर्थ हो, ऐसे शब्द होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं बोलती हूँ महल, तो महल के हम टुकड़े नहीं कर सकते। म प्लस हल अगर हम करेंगे तो हल एक तरह से उसका अर्थ है, लेकिन म का अर्थ आप नहीं निकाल सकते। और उसी तरह यौगिक में अगर मैं बोलती हूँ हिम प्लस आले, तो हिम एक शब्द है जिसका अर्थ है बर्फ, आले एक शब्द है जिसका अर्थ है घर। तो उन दोनों शब्दों को आप मिलाकर यौगिक शब्द बना दिया आपने, हिमालय। तो ये यौगिक है क्योंकि हिम का भी अर्थ है और आले का भी अर्थ निकल रहा है। उसी प्रकार मेघ प्लस आले अगर मैं बोलती हूँ तो मेघ मतलब बादल, आले मतलब घर। पुस्तक प्लस आले, है ना, बहुत सारे शब्द हैं जो मिलकर यौगिक शब्द बनाते हैं। उसके बाद आपका तीसरा जो भेद आता है उसका नाम है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ थोड़ी सी यौगिक से अलग होता है, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा जैसे यौगिक जैसा है, लेकिन थोड़ा अलग है। कैसे है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो शब्द होते हैं योगरूढ़ के, वो यौगिक होते हैं लेकिन किसी खास अर्थ के लिए प्रयोग इनका किया जाता है ना। जैसे आपने बोला गजानन, दशानन, है ना, दशानन 10 प्लस आनन, 10 का मतलब 10 होता है, आनन मतलब मुख होता है। लेकिन आप दशानन हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो? रावण के लिए। तो विशेष अर्थ के लिए जहाँ आपने प्रयोग कर लिया किसी यौगिक शब्द को, वो योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। यानी दो शब्दों को मिला तो रहे हो, यौगिक तो कर दिया आपने, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर सीधे अर्थ के लिए प्रयोग नहीं हो रहा। हिमालय सीधे अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है, हिम का आलय, हिम का घर, यानी ऐसी जगह बहुत सारी बर्फ है जहाँ पर, ठीक है, ये सीधा अर्थ हो गया, ये यौगिक हो गया। लेकिन मैंने बोला दशानन, तो 10 आनन वाला यानी जिसके 10 सर होते हैं वो हो गया दशानन। तो ये दशानन आप हर किसी को नहीं बोल सकते, 10 मुख किसी के नहीं होते हैं, हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? रावण के लिए। उसी प्रकार जैसे मैंने बोला चतुर्भुज, चतुर प्लस भुज, तो 4 भुजाओं वाला, है ना, विष्णु जी के लिए प्रयोग किया आपने, हर किसी को आप चतुर्भुज नहीं बोल रहे हो। तो जहां पर दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बने, दो शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। उनसे मिलकर एक नया शब्द बने, वो भी सार्थक होना चाहिए और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा? योगरूढ़। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो आधार रह गए हैं, वो 2 आधार प्रयोग के आधार पर और जो लास्ट वाला रह गया आपका अर्थ के आधार पर, वो मैं समझाऊंगी और उसी में आपका जो होमवर्क होगा वो मैं दूंगी। आशा है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप कोशिश करोगे, पढ़ोगे, अच्छे से रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। इतना मुश्किल कुछ नहीं है। अपना ध्यान रखिए और समय से अपने काम को पूरा कीजिए।